हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे मेरे प्यारे शेरों। बिल्कुल एटॉमिक स्ट्रक्चर के स्टाइल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी पे हम लोग अब लेंगे क्या, ढेर सारे क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर, तो पहला क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, पहले में हमको देता है लिथियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद कार्बन। दूसरे में इसको फर्स्ट बोला है, इसको सेकंड, और तीसरे को थर्ड। ये क्या है जरा देख लीजिए। सेकंड में है ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, एंड द थर्ड में है बेरिलियम, फिर नाइट्रोजन, फिर नियॉन। अब जरा देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, तो जरा देख लीजिए। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो लिथियम के बाद आता है बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन आता है। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं मंत्र नंबर 2 से कि फुलफिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो इसका मतलब कि लिथियम का तो सबसे कम हो जाएगा, लिथियम के बाद किसका नंबर आएगा, बोरॉन, फिर किसका, बेरिलियम, और उसके बाद किसका आ जाएगा, कार्बन। तो लिथियम के बाद क्या रहा है, बोरॉन, फिर बेरिलियम, फिर कार्बन, यानी ये तो करेक्ट है। ये हम कैसे जानेंगे, थियरी पढ़े होगे तब जान पाओगे। आगे जरा देख लीजिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन होता क्या है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन आता है। तो फुलफिल एंड हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यानी ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन और उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्लोरीन। ये भी क्या है, करेक्ट। बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नियॉन, तो बेरिलियम के काफी बाद नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के काफी बाद नियॉन है। यानी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देन ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल increases, means ionization enthalpy is inversely proportional to atomic radius। तो हम कह सकते हैं कि बेरिलियम, नाइट्रोजन और नियॉन में बेरिलियम का सबसे कम होगा, फिर नाइट्रोजन आएगा और सबसे ज्यादा किसका होगा, नियॉन का। यानी ये तीनों सही है बच्चों। तो आंसर कौन हो जाएगा, आंसर इज द फोर्थ वन। आगे चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट्स विल बी, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप का जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। जरा देख लीजिए आइसोटोप क्या है। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 6C12, 6C13, 6C14। तो जरा देखो आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है बच्चों, वो तो सब में सेम है ना। प्रोटॉन इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है और इसमें 6 है। न्यूट्रॉन्स इसमें तो 6 हैं, लेकिन इसमें जो न्यूट्रॉन है वो 7 है और इसमें जो न्यूट्रॉन है वो 8 है। यानी कि किसी एटम में प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है अगर हम उसके आइसोटोप्स को देखें तो, लेकिन जब हम पैरेलली उसके न्यूट्रॉन्स को देखते हैं तो वो बदलता है। बट आप जानते हो कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन लगाने के लिए जिम्मेदार दोनों में कौन होता है, न्यूट्रॉन खुद में बच्चों क्या है, न्यूट्रल है, वो तो अट्रैक्शन लगाता नहीं। तो उसके नंबर के बढ़ने या घटने से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन पर कोई प्रभाव, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कांस्टेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस लगाता है किस पर, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर। इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी आइसोटोप्स की क्या होगी बच्चों, कांस्टेंट होगी, यानी कि हम कह सकते हैं कि सेम होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि द सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन बोल्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एटम्स आर, ठीक है, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में बात कर रहा है। तो चलो देखो, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2 और क्या हो जाएगा बच्चों, 2p6। फ्लोरीन का क्या हो जाता है, 1s2, 2s2 और ये क्या हो जाएगा, 2p5 हो जाएगा। ये 2 2 4 4 8, ये थोड़ा मुझसे गलत लिखा गया, ये 2p6 नहीं होगा, ये क्या होगा, 2p4 होगा, ठीक है। अब आगे जरा देखिए प्यारे सरकारों, अगर पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो ये O+ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, F+। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 1s2, 2s2 और ये क्या हो जाएगा, 2p3। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, 1s2, 2s2 और ये क्या हो जाएगा, 2p4। मैंने आपको सिखाया है, वैसे समान सिद्धांतों से देखोगे तो ऑक्सीजन प्लस की साइज फ्लोरीन प्लस से क्या है, बड़ी है।
अगर साइज बड़ी है तो हमें लगेगा कि इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर O+ की साइज जो है ज्यादा है F+ से, तो नॉर्मल सिद्धांतों के हिसाब से अगर अपन बात करें तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। बट पैरेलली मैंने आपको क्या सिखा रखा है, मंत्र नंबर 2। मंत्र नंबर 2 क्या कहता है, फुलफिल एंड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। यानी कि बच्चों यहां से हम देखें अगर तो समझ सकते हैं, क्या हम समझ सकते हैं कि ये देखिए कि फुलफिल एंड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। यानी F+ से O+ की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो प्यारे सरकारों ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, यानी पहला डेटा दूसरे डेटा से बड़ा होना चाहिए। इसमें पहला दूसरे से छोटा इसलिए आंसर नहीं, इसमें पहला दूसरे के बराबर इसलिए ये भी आंसर नहीं, और इसमें पहला दूसरे से बड़ा है, दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर। इसमें पहला दूसरा बराबर है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट आंसर। तो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। प्यारे बच्चों आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कहता है कि अ सडन जंप बिटवीन द वैल्यू ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ionization potential of an element would be associated with the electronic configuration of this and this and this। ठीक है, यानी कि IE1 से तो बड़ा होगा IE2, बट ऑब्वियस है, लेकिन कह रहा है जब वो सेकंड से थर्ड में जाता है तो अचानक से आयोनाइजेशन एंथैल्पी में बहुत ज्यादा जंप होता है। इसका मतलब कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जैसे तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे शेल नंबर चेंज होगा, और शेल नंबर के चेंज होते ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी में सडन जंप होता है। ये मैंने थियोरी में बहुत मैनर्ड वे में आपको समझा रखा है। तो इसमें जरा देखो, इसमें तो आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी IE1 से जब IE2 में जाओगे तभी सडन जंप हो जाएगा। इसमें जरा देखो, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि IE1 से बड़ा होगा IE2, इससे बड़ा होगा IE3, IE3 से बड़ा होगा I4, I4 से बड़ा होगा I5। लेकिन जैसे ही आप किस में जाओगे, IE6 में, तो काफी ज्यादा बड़ा होगा। यहां जरा देख लीजिए, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो IE1 से बड़ा होगा कौन, IE2, IE2 से बड़ा होगा IE3, IE3 से कौन बड़ा होगा बच्चों, IE4। लेकिन जैसे ही आप IE5 में जाएंगे सडन जंप होगा। बट यहां जरा देखो, ऑप्शन नंबर डी में आउटर मोस्ट शेल में कुल 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि IE1 से बड़ा होगा IE2। मंत्र नंबर 1, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस। लेकिन जैसे ही आप IE3 में जाएंगे, तो यानी IE2 से IE3 में जाएंगे, तो अचानक से शेल नंबर चेंज होता है। शुरू के 2 इलेक्ट्रॉन तो तीसरे शेल में से ही निकलते हैं, लेकिन तीसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में से निकलता है, इसलिए अचानक से आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, दैट्स व्हाई द सडन जंप will takes place for IE2 to IE3 in case of ऑप्शन नंबर 4। आगे चलता हूं, आगे बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। कहता है कि कंपेयर्ड to the first ionization potential, the value of second ionization potential of element always increases। तो हमेशा बड़ा होगा। नेक्स्ट कहता है in which, बड़ा में जरूरी नहीं कि डबल ही हो, वो कुछ भी हो सकता है, बड़ा होगा। आगे कहता है कि in which of the following pairs the ionization energy of the first species is less than that of second one। कहता है किसमें पहले वाले का जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो सेकेंड वाले से क्या है, कम है। आओ देखते हैं, यहां पर O- है और यहां पर O-2 है। तो जब सेम एटम पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो उसकी साइज बढ़ जाती है, और साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगी। यानी कि पहले इस भाई जब इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इसकी साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी। यानी कि इसमें पहले वाले का तो सेकंड वाले से क्या हो गया, ज्यादा। तो हमसे पूछ क्या रहा है, फर्स्ट पहले वाले का सेकंड वाले से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो ये तो आंसर नहीं है। दूसरा देखो, सल्फर और फास्फोरस की बात करता है। ठीक है, तो सल्फर को उसने पहले लिख रखा है और फास्फोरस को उसने बाद में लिख रखा है। ठीक है, अब जरा देखो आता कैसे है, फास्फोरस के बाद सल्फर आता है। तो फुलफिल एंड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेबरिंग एटम, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। यानी कि फास्फोरस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सल्फर से ज्यादा होनी चाहिए, यानी सल्फर की फास्फोरस से कम होगी। फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब सल्फर का फास्फोरस से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है
उसमें पहले वाले का सेकंड वाले से कम होगा। और हमसे पूछ भी क्या रहा है कि फर्स्ट स्पीसीज इज लेस देन दैट ऑफ सेकंड वन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन और फास्फोरस में बात करोगे तो दे बिलोंग्स टू सेम ग्रुप, नाइट्रोजन की साइज छोटी है, फास्फोरस की साइज बड़ी है, दैट्स वाई नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो फास्फोरस से ज्यादा होगी। बट क्वेश्चन में पूछ रहा है पहले वाले का दूसरे वाले से कम होना चाहिए, लेकिन यहां ज्यादा इसलिए आंसर नहीं है। और यहां जरा देखिए, सेम एटम पर जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसकी साइज कम होती है, साइज कम होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी, यानी कि इसका इससे ज्यादा होगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। उम्मीद करता हूं कि सरकारों को समझा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, और 7 में जरा देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है इसके स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है, तो आप इसको ध्यान रखो भाई, मैंने आपको पीछे सिखा रखा है Al+3, उसके बाद कौन आता है Al+, और उसके बाद कौन आता है Al+2। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एल्यूमिनियम। पीछे थियरी में मैंने बहुत डिटेल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी के डिफरेंस वाला कॉन्सेप्ट लेकर के आपको समझा रखा है। फाइनली आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा। आगे चलिए बच्चों, आगे बात करते हैं लीस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी, इनमें से किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे कम होगा। देखो अगर इनको गौर से देखोगे तो दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि बेरिलियम में भी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, हाइड्रोजन में भी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, Li+2 में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, He+ में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, मींस दे ऑल ऑप्शंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड वी नो दैट द साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक नंबर। तो इनमें सब में किसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है, बेरिलियम+3 का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। अगर इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो इसका एटॉमिक नंबर जिसका सबसे ज्यादा होगा उसकी साइज क्या होगी, सबसे छोटी, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे बड़ी। इसका उल्टा भी चलेगा, एटॉमिक नंबर जिसका सबसे कम होगा उसकी साइज क्या होगी, सबसे बड़ी, और जिसकी साइज सबसे बड़ी होगी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, सबसे छोटी। तो हम देखेंगे कि पूछ क्या रहा है, बड़ी या छोटी। तो लीस्ट पूछ रहा है यानी छोटी पूछ रहा है, छोटी यानी सबसे कम, छोटी पूछ रहा है यानी हमें चेक करना है किसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। तो सबसे कम एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का है, दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर। In case of these options, the ionization enthalpy of hydrogen is lesser than relative to all others because they are isoelectronic with each other. That's why the element which have lowest atomic number will have highest atomic radius, and that's why highest atomic radius will promote lowest value of ionization enthalpy. उम्मीद करता हूं कि मेरे सरकारों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में घुसूंगा। कहता है आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन द ऑर्डर, ठीक है, बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और कौन है, नाइट्रोजन। ये NH2 फुल फिल एंड हाफ फिल ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेवर नो नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ये है हमारा कौन, ये है हमारा मंत्र नंबर 2। तो बोरॉन का सबसे कम हो जाएगा, उसके बाद बेरिलियम, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन। बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, बी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है मैग्नीशियम फॉर्म Mg+2 बिकॉज ऑफ, ठीक है, किस लिए ये +2 बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में कहता है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mg इज +2, डिफरेंस बिटवीन आयनाइजेशन पोटेंशियल IP1 एंड IP2 इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान पूर्वक समझना, हमने 3 केसेस पढ़े थे। केस 1 था अगर IP1 माइनस IP2 की वैल्यू ग्रेटर देन 16 हो जाए तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता है। बच्चों ये मैंने पीछे आपको थियरी में पढ़ा रखा है, ठीक है। और मैंने बताया था अगर IP1 माइनस IP2 की वैल्यू लेस देन 11 हो जाए तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होता है। तो देखो मैग्नीशियम में +1 +2 में +2 इसलिए स्टेबल होगा क्योंकि इसमें IP1 माइनस IP2 की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 11 इलेक्ट्रॉन होती है। तो डिफरेंस बिटवीन IP1 एंड IP2 इज लेस देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, करेक्ट हो गया बच्चों। देयर इज, हाँ ठीक है, बाकी जितने भी ऑप्शन है ना ये सबके सब क्या है, इनकरेक्ट हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि वो बात पढ़ाने का क्या मतलब है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पीछे थियरी में लास्ट में मैंने पढ़ा रखा है कि एप्लीकेशन ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसमें एक एप्लीकेशन ये भी था कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को समझाने में। तो ये बहुत गजब की बात है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग बच्चों
ऐसे क्वेश्चन में आप फटाफट एलिमेंट को लिख लिया करो। देखो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 9, तो ये क्या हो जाएगा फ्लोरीन। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, तो ये क्या हो जाएगा सिलिकॉन। इसमें कितने हैं 11, तो ये क्या हो जाएगा सोडियम। और इसमें कितने हैं 10, तो ये क्या हो जाएगा नियॉन। अब वो हमसे कह रहा है मिनिमम होने के लिए साइज बड़ी होनी चाहिए, तो ये दोनों तो आंसर है नहीं क्योंकि ये सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये या ये आंसर हो सकते हैं क्योंकि थर्ड पीरियड से बिलोंग करते हैं। थर्ड पीरियड में तो इनकी साइज थोड़ी बड़ी होगी ना। अब जरा देखो, अब अगर सिलिकॉन और सोडियम में देखिए जाए तो सोडियम आता है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जाके कहीं सिलिकॉन आता है। तो सोडियम ज्यादा लेफ्ट में लाई करता है, यानी इसकी साइज काफी बड़ी होगी रिलेटिव टू सिलिकॉन। दैट्स व्हाई द लीस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल सपोर्ट फॉर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विथ रेफरेंस टू आयोनाइजेशन पोटेंशियल विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्ट। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल के रेफरेंस में इनमें से कौन सा सेट करेक्ट है। तो देखिए लिथियम का पोटेशियम से ज्यादा होगा और पोटेशियम का बोरॉन से ज्यादा होगा, ये तो गलत है ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद बेरिलियम और फिर कहीं जाके कौन आएगा बोरॉन। तो पोटेशियम का तो बोरॉन से कम हो जाएगा ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होती है घटती है। देखो जिसकी साइज छोटी होगी उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी ज्यादा। तो लिथियम और पोटेशियम में तो लिथियम की साइज छोटी इसलिए ज्यादा होगा, बट पोटेशियम और अगर बोरॉन में बात करें तो बोरॉन की साइज क्या है काफी छोटी है ना। तो ये क्या हो गया गलत हो गया। करेक्ट ऑर्डर कैसे आना चाहिए था बोरॉन, फिर लिथियम, फिर पोटेशियम। आगे जरा इधर आ जाओ, अगर हम देखें, अच्छा तो यही देखना ही है, तो बोरॉन के बाद लिथियम फिर पोटेशियम, तो ये तो करेक्ट हो गया। बाकी ये इनकरेक्ट क्यों है देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर पोटेशियम, फिर सीजियम, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा, और एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा बच्चों कम हो जाएगा। आगे जरा देखिए, यहाँ पे भी सेम बात है, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो रॉन्ग ऑप्शन। आगे चलते हैं बच्चों, कहता है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट एक्स आर गिवन बिलो। ठीक है, किसी एलिमेंट X की सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमको दी हुई है। अब जरा देखिए IP1 IP2, जैसे ही हम IP1 से IP2 में गए तो बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ा, बट IP2 से IP3 में गए तो थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हुआ कि नहीं। ये इस बात का प्रमाण है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सडन जंप हो रहा है, यहाँ भी देखो बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, बट यहाँ लगभग 2 गुने से ज्यादा बढ़ रहा है, बाकियों में जरा जरा सा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 इलेक्ट्रॉन है। जहां सडन जंप होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। थियरी में ये बात बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, तो बिना थियरी देखे आप प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन को मत देखिएगा। प्यारे सरकारों, यहां से पता लगता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 2। तो जरा देखिए, कहता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ऐसा होगा नहीं यहाँ 4 है, ऐसा होगा नहीं यहाँ 1 है, ऐसा होगा नहीं यहाँ 4 है, ऐसा होगा यहाँ 2 है, हाँ ऐसा ही होगा। दैट्स व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलेंगे। 14 कहता है कि सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ विच ऑफ द एलिमेंट इज मैक्सिमम। इनमें से किसका सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम है। तो देखिए लिथियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। पहले एक ऑर्डर में लिख दो, लिथियम के बाद क्या आता है नाइट्रोजन, फिर क्या आता है ऑक्सीजन, फिर क्या आता है फ्लोरीन। हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s1, यहाँ अगर करें तो 1s2 2s2 और 2p3, और यहाँ अगर करेंगे तो 1s2 2s2 2p4, और यहाँ अगर करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा 5। प्यारे बच्चों जरा देखो, सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम किस में से, Li+1 N+1 O+1 F+1 में से, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन तो न्यूट्रल एटम में से निकलता है, सेकंड जो है सिंगल पॉजिटिव चार्ज एटम में से निकलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। तो प्यारे बच्चों देखो जरा, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे तो लिथियम में तो पहले शेल में से निकलेगा और बाकी सबों में दूसरे शेल में से निकलेगा। तो पहले शेल की क्लोजनेस न्यूक्लियस के साथ रिलेटिव टू दूसरा शेल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जब इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अचानक से लगने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, लिथियम की है। अगर ऑर्डर पूछता तो हम ऐसे लिख देते, N+ का सबसे कम होगा, फुलफिल इन हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट, नेवर गिव, नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट, पीछे सिखा रखा है, और सबसे ज़्यादा हो जाएगा Li+ का। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको सिखा पाया हूँगा। यदि आपने थियरी को अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चन हलवा हो गए होंगे। आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की। कहता है
द एनर्जी नीडेड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम यूनी पॉजिटिव आयन इज एब्रीविएशन एज। अच्छा, यूनी पॉजिटिव आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं? सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी या सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। इसलिए सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। कहता है अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट whose इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गिवन बिलो द वन हैविंग द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, इनमें किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है? तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है। सबसे पहले एलिमेंट ही लिख दो। तो ये 10 और 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15। तो अगर एटॉमिक नंबर 15 है तो इसका मतलब ये क्या है? फॉस्फोरस है। और यहाँ जरा देखो 10 और ये 16 हो गया, तो फॉस्फोरस के बाद क्या आ जाता है? सल्फर। ये क्या हो गया? क्लोरीन। और ये क्या हो गया? आर्गन के बाद इतना लंबा चौड़ा। अच्छा, तो इसमें तो 4 सेल खुले हुए हैं, ये तो कभी आंसर हो नहीं सकता। इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या होगी? सबसे कम होगी। प्यारे बच्चों, और अगर फिर भी जानना चाहते हो ये कौन है तो देख लीजिए, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। 18 में जब 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 28। और 28 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 28 2 30। और 30 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 32। यानी गैलियम, नाना बाबा अली गया कहे शिव जी, जर्मेनियम है ये, इट इज़ जर्मेनियम। तो बच्चों जरा देखें, अगर हम फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन में देखते हैं तो फॉस्फोरस के बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन आएगा, और जर्मेनियम तो जा करके ये ग्रुप नंबर 14 में आएगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं बच्चों तो चलो देखो सबसे पहले ये फॉस्फोरस ये ग्रुप नंबर 13 का है, सल्फर ये ग्रुप नंबर फॉस्फोरस ग्रुप नंबर 15 का है, और ये सल्फर जो है ग्रुप नंबर 16 का है, ये क्लोरीन जो है ग्रुप नंबर 17 का है। बट ये जो जर्मेनियम है ये ग्रुप नंबर 14 का है और इनके नीचे लाई करेगा, यानी इनसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये तो कभी आंसर हो नहीं सकता, जो मैं पहले बोल रहा था, थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। अब इनमें जरा देखो, ये तो फुल फिल एंड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेवर नेगेटिव नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यानी सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? क्लोरीन का। तो पूछा क्या है कि हाईएस्ट क्लोरीन का हो जाएगा। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता तो क्लोरीन के बाद किसका हो जाएगा? फॉस्फोरस का, फॉस्फोरस के बाद सल्फर का, और सबसे कम किसका हो जाएगा? जर्मेनियम का। उम्मीद करता हूं कि प्यारे बच्चों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आगे चलेंगे और बातें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, किसकी किसकी बात करता है? सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन। ठीक है, तो सोडियम की तो सबसे कम होगी, फुलफिल एंड हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम नेक्स्ट नेवरिंग एटम नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट, यानी ये ऑर्डर हो जाएगा। डिक्रीजिंग पूछा है, सिलिकॉन के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद क्या हो जाएगा बच्चों? सोडियम, यानी कि सिलिकॉन, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, बी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। Na plus Mg plus 2 O minus 2 and N minus 3. The pair of species showing minimum and maximum ionization potential would be. कह रहा है इनमें कौन सा पेयर है जो मिनिमम और मैक्सिमम आयोनाइजेशन एंथैल्पी को शो करता है। तो चलो लिख देते हैं, ये Na प्लस है, ये Mg प्लस 2 है, ये O माइनस है, और ये क्या है? N माइनस 3 है। ठीक है, अगर हम लोग देखें बच्चों तो ये सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं। 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें है। तो किसी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो एटॉमिक नंबर होता है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस, और जो हमारा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना एटॉमिक रेडियस के, यानी कि एटॉमिक नंबर के आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहाँ? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा। तो किसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है? ये इसका है, देखिए, यानी कि मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? सबसे ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और सबसे कम किसका है? इसका है। अगर सबसे कम इसका तो इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम हो जाएगी। तो हमको क्या पूछता है? मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो मिनिमम पहले आना चाहिए, मैक्सिमम बाद में। तो मिनिमम मैक्सिमम वाला पेयर हमारा ये है, देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है ना बच्चों,
इसमें इसका सबसे मिनिमम है, इसका सबसे मैक्सिमम है, दैट्स वाई सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं बच्चों। 19 कहता है लोएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल विल बी शोन बाय एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। पहले ही मैंने बताया कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए फट से इनको एलिमेंट्स को लिख लिया करो। ये देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये है बेरिलियम, और ये क्या है हाइड्रोजन, हीलियम, ये है हीलियम। ये क्या है जरा देखो, हीलियम के बाद 2 2 4 2 6 कार्बन, ये क्या है 2 2 4 और 5 4 9 फ्लोरीन है। तो इनमें सबसे ज्यादा किसका होगा, लोवेस्ट, हाईएस्ट तो फ्लोरीन का होगा। लोवेस्ट की बात अगर करता है बच्चों तो बेरिलियम, हाइड्रोजन, उसके बाद इधर कौन आता है हीलियम, उसके बाद क्या आता है इधर लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो इनमें जो सबसे बड़ी साइज है वो किसकी है, बेरिलियम की। इसलिए जो बेरिलियम है ठीक है, और बेरिलियम के बाद हमारे पास इसमें बोरॉन तो है नहीं, तो बेरिलियम की जो आयनाइजेशन थैलेपी हो जाएगी वो सबसे कम हो जाएगी। देखो ये एक तो बेरिलियम है ना हमारे पास, दूसरा कौन सा है, यहाँ हाइड्रोजन होगा तो इसके नीचे लिथियम, यहाँ बेरिलियम। अब जरा देखो आगे कहीं जाओगे तो क्या हो जाएगा, हे नेताओं एंड सो ऑन, तो इससे पहले कौन आ जाएगा फ्लोरीन, और बीच में कहीं कार्बन आ जाएगा। तो क्या नहीं है, ये नहीं है, और कौन सा कार्बन है क्या है, और फ्लोरीन है क्या है, हीलियम है क्या है, ठीक है। हमारे पास ये बेरिलियम है, हीलियम है, कार्बन है, फ्लोरीन है, नियॉन नहीं है, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ी साइज इसकी होगी ना, क्योंकि ये सबसे लेफ्ट लाई करता है, इसलिए इसका आयनाइजेशन थैलेपी सबसे कम होगा। तो लीस्ट की बात करें अगर या लोवेस्ट की, तो आंसर कौन आ जाएगा, बेरिलियम फर्स्ट इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये बात समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 कहता है विच आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन द फॉलोइंग इक्वेशन इन्वॉल्व द ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि कहां पर ज्यादा ऊर्जा लगती है। चलो देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहां जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा तो पहले शेल में से निकल रहा होगा, बाकी हर जगह इलेक्ट्रॉन, यहां अगर देखा जाए तो 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, यहाँ तीसरे में से निकल रहा होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है। तो ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि Li+ में जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट शेल में से निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर जो लगने वाली ऊर्जा होगी, जो लगने वाली एनर्जी होगी वो रिलेटिव टू ऑल सबसे ज़्यादा होगी। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज द सेकेंड वन। सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा सेकेंड में, क्योंकि वहाँ पहले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कहता है मिनिमम एंड मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल वुड बी, इनमें किसका मिनिमम और किसका मैक्सिमम आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो, अगर किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज बढ़ता है तो उसकी साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, इसलिए उसकी आयनाइजेशन थैलेपी कम हो जाएगी। और अगर किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो उसकी साइज क्या हो जाती है, छोटी, इसलिए आयनाइजेशन थैलेपी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो मिनिमम मैक्सिमम पूछ रहा है ना, तो M पे कहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, ये देखो यहाँ पे है, इसलिए पहले वाले केस में आयनाइजेशन थैलेपी सबसे मिनिमम हो जाएगी। A में क्या हो जाएगी, मिनिमम, और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, D में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो A D में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन थैलेपी लाई करेगा। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। कहता है ट्रायड this and this, ठीक है। चूज द स्पीसीज ऑफ लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ट्रायड 1 एंड हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ट्रायड 2, यानी मुझे इसमें लोएस्ट चूज करना है और इसमें हाईएस्ट। बहुत आसान है, देखो दे ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में पीछे तुमने देखा कि एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आयनाइजेशन थैलेपी। तो जरा देखो हमको क्या करना है, ट्रायड 1 से लोवेस्ट चूज करना है, ठीक है, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसका लोवेस्ट होगा। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ट्रायड 1 में सबसे कम है और ट्रायड 2 से हाईएस्ट, तो ये भी सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होगा उसका क्या हो जाएगा, हाईएस्ट, यानी कि O+। तो N-3 का लोवेस्ट और O+ का हाईएस्ट, यानी A इज द राइट आंसर। प्यारे बच्चों 22 के बाद 23 में आऊँगा, देखते रहो, इतने सारे क्वेश्चन हैं। थोड़ा मेरा गला आजकल ख़राब चल रहा है और इतने सारे क्वेश्चन के बाद आपको मजा आएगा। देखो बच्चों, मेन चीज क्या है ना यारों, जब आप थियरी को अच्छे से कर लोगे तो आपको इतनी ही रफ्तार से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। यानी मेन फोकस आपका कहाँ होना चाहिए, थ्योरेटिकल हिस्से पे होना चाहिए।
थियरी कंप्लीट तो खेल खत्म। और मैं आपको एक पीरियोडिक टेबल में बहुत लगभग 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन के आसपास का एक वीडियो बना के दूंगा, जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। आपको उसको बहुत थॉरोली निपटना पड़ेगा। प्यारे बच्चों देखिए, कहता है द करेक्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, किसके लिए? बेरिलियम, नियॉन, हीलियम एंड नाइट्रोजन। बहुत ही आसान है। बेरिलियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद कौन आ जाता है? नियॉन, और नियॉन के ऊपर क्या होता है? हीलियम। देखो इसमें अगर देखा जाए तो बेरिलियम की साइज क्या है? सबसे बड़ी है। बोरॉन तो है नहीं, कार्बन तो है नहीं, ऑक्सीजन तो है नहीं, फ्लोरीन तो है नहीं। बेरिलियम है, नाइट्रोजन है, हीलियम और नियॉन है। तो बेरिलियम का तो सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन, और सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? नियॉन। हीलियम की साइज नियॉन से भी छोटी है, इसलिए हीलियम का और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। द करेक्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल ऑफ दिस, अच्छा सावधान रहना है, तो बेरिलियम का सबसे कम होना चाहिए। तो देखिए इन सभी डेटा में सबसे कम वैल्यू ये है, तो ये सबसे पहले आना चाहिए। 3 ऑप्शन में आ रहा है, यानी ये तो आंसर से बाहर चला गया। बेरिलियम के बाद दूसरे नंबर पे जो नियॉन का है वो अच्छा इसकी सेटिंग को ध्यान रखना है भाई। ऑर्डर पूछ रहा है ना, वो भी इस ऑर्डर में पूछ रहा है। देखिए द करेक्ट वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा, सबसे कम तो बेरिलियम का होना चाहिए, तो सबसे कम डेटा कौन है? 786 है। और सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? हीलियम का। तो सबसे बड़ा डेटा कौन है? 1256 है, ठीक है। तो हीलियम का होना चाहिए वो, यानी कि 1256 होना चाहिए, ठीक है। अब बचा हमारे पास कौन? नाइट्रोजन बचा। तो नाइट्रोजन का बेरिलियम से तो ज़्यादा होना चाहिए, बाकी सबों से कम होना चाहिए। तो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? सबसे छोटी वैल्यू कौन है? तो दूसरे नंबर पर सबसे छोटी वैल्यू है ये हमारा जो है 999। तो नाइट्रोजन के लिए वो आ जाएगा 999, और उसके बाद तीसरे नंबर पे एक ही वैल्यू बचती है, वो नियॉन के लिए हो जाएगा 1012। तो बेरिलियम, नियॉन, हीलियम, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमको रखना है। देखो बेरिलियम का इतना, नियॉन का इतना, और हीलियम का इतना, और नाइट्रोजन कितना, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ये टेढ़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। देखो कैसे अप्रोच किया। पहले मैंने ऑर्डर देख लिया कि क्या ऑर्डर होगा, फिर इस ऑर्डर के हिसाब से आंसर नहीं कर सकता था, नहीं तो फंस जाता, क्योंकि वो इस ऑर्डर में आंसर पूछ रहा है। तो इस ऑर्डर में आंसर जानने के लिए सबसे पहले मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा, फिर देखा चारों डेटा में सबसे छोटी वैल्यू कौन है, तो पता लगा 786। तो बेरिलियम के लिए सबसे कम होगा, उसको उसके नीचे लिख दिया। फिर देखा सबसे बड़ी वैल्यू कौन है, 1256, वो हीलियम का है, उसको उसके नीचे लिख दिया। फिर बचा नियॉन, नाइट्रोजन, इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा? नियॉन का। तो जो 2 बची वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? ये हैं और ये हैं। तो इसको किसके नीचे लिख दिया? नियॉन के। फिर जो बचा था वो किसके नीचे चला गया? नाइट्रोजन के। फट से पकड़ में आ गया कि कौन सा करेक्ट आंसर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24 में चलिए, कहता है प्यारे बच्चों, फॉलोइंग ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल विथ एटॉमिक नंबर इन सेकेंड पीरियड, लिथियम से लेकर के कहां तक? नियॉन तक, ठीक है। आगे कहता है कि वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर सोडियम विल बी, सोडियम के लिए जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? तो देखो सोडियम के, लिथियम के नीचे आता है ना सोडियम, तो सोडियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल लिथियम से भी कम होगा। तो क्या कहता है? एबव नियॉन, बिलो नियॉन, बिलो लिथियम, हाँ ठीक है। तो सोडियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा? सबसे कम होगा, क्योंकि थर्ड सेल में से निकलता है, तो लिथियम से भी बिलो आएगा। तो सेकंड इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे चलते हैं, 25 की बात करते हैं। 25 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग आयोनाइजेशन रिएक्शन। गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है A+, A+ से A+2, A+2 से A+3। करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है, लगा दो मंत्र नंबर 1। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज इंक्रीजेस। A3 सबसे बड़ा, फिर A2 और सबसे छोटा होगा A1। आगे चलेंगे बच्चों, 26 की बात करते हैं। कहता है IE1, IE2 एंड IE3 ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, दिस एंड दिस। देखो यहाँ सडन जंप हो रहा है, 3 गुना से बढ़ जा रहा है।
देन द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, IE2 से IE3 में जाने पर सडन जंप हो रहा है। इट मींस कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो +2 इज द जो है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वो ग्रुप 2 का है। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी में से कोई एक है, दैट्स इट। आगे चलेंगे बच्चों, 27 की बात करेंगे। कहता है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इज दिस। नो, न्यूट्रल एटम में से नहीं, कैटायन में से निकलता है। ये तो गलत हो गया भाई। सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल के लिए x में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो फर्स्ट हो जाएगा, फिर x प्लस में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जो लगने वाली एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, सेकेंड आयनाइजेशन थैलेपी हो जाएगी। तो ये तो गलत हो गया। आगे देखिए, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट इज लोअर देन दैट ऑफ थर्ड, ये तो सही है, तो हमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। अच्छा, तो यही हो गया ना इनकरेक्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ किलो जूल पर मोल, यस। आयोनाइजेशन एनर्जी इंथैल्पी या एनर्जी, ये यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, आई होना चाहिए। आयोनाइजेशन इंथैल्पीज आर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर अ न्यूट्रल एटम, बिल्कुल सही बात है। किसी एटम में से जब तुम इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, निकालोगे, तो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ना, और अगर एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी तो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, यानी कि जो आयोनाइजेशन थैलेपी होगा वो हमेशा एंडोथर्मिक है, तो पॉजिटिव होगा। तो ये भी करेक्ट है, सब करेक्ट है। पहला जो है इनकरेक्ट है। सेकेंड आयनाइजेशन थैलेपी के लिए एक साथ 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं। कैटायन में से जब हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो लगने वाली एनर्जी क्या कहलाएगी, सेकेंड आयोनाइजेशन थैलेपी कहलाएगी। वो कैटायन +1 में होना चाहिए। आगे कहता है बच्चों, इन द कर्व ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल वर्सेस एटॉमिक नंबर, मैक्सिमा वुड बी फॉर हैलोजन, मैक्सिमा वुड बी फॉर इनर्ट गैस, मिनिमा वुड बी फॉर अल्कली मेटल, सेकेंड एंड थर्ड बोथ। अच्छा, अगर कर्व खींचा जाए किसके किसके बीच में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एटॉमिक नंबर के बीच में, तो मैक्सिमम वुड बी फॉर हैलोजन या मैक्सिमम वुड बी फॉर इनर्ट गैस। हाँ, इनर्ट गैस अपने पीरियड में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन थैलेपी इनर्ट गैस का होता है, बिल्कुल। तो सबसे ऊपर जो आएगा इनर्ट गैस आएगा। मिनिमम विल बी फॉर एल्कली मेटल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपने पीरियड में जो सबसे बड़ा कौन है, एल्कली मेटल है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी एल्कली मेटल की है, उसमें से इलेक्ट्रॉन सबसे इजीली निकल सकता है, यानी ये दोनों करेक्ट हैं। दैट्स वाई डी इज द राइट आंसर। आगे बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 की। कहता है चूज करेक्ट स्टेटमेंट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है ना, तो ये तो इनकरेक्ट है। डिपेंड करता है भाई, अगर जो है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कहीं ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है ना। आयोनाइजेशन पोटेंशियल अफेक्टेड बाय द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। जितना ताकत से अट्रैक्टेड होगा उसको निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तीसरे पॉइंट में कहता है बच्चों, क्या कहता है, द जेड इफेक्टिव विल ऑलवेज लेस देन न्यूक्लियर चार्ज फॉर मच इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, बिल्कुल सही बात है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, तो ये इस जेड से तो हमेशा कम ही होगा ना, बिल्कुल। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। आगे कहता है जनरली शील्डिंग इज मच मोर इफेक्टिव व्हेन ऑर्बिटल्स इन इनर शेल आर पार्शियली फिल्ड। जनरली शील्डिंग इज मच मोर इफेक्टिव व्हेन ऑर्बिटल इन इनर शेल आर पार्शियली फिल्ड। ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या और मान लीजिए यहाँ पे सल्फर है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के केस में 1s2 2s2 2p जो है हमारा क्या है, इसको थोड़ा वेरीफाई करना पड़ेगा, जस्ट वेट, देखो कर देता हूँ बहुत अच्छे से। कहता है कि जनरली शील्डिंग इज मच मोर इफेक्टिव व्हेन ऑर्बिटल्स इन इनर शेल आर पार्शियली फिल्ड। देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं है 1s2 2s1 है, और कहीं है 1s2 2s2 2p, मान लीजिए कि जो है 2p6 है, और यहाँ पे मान लीजिए 3s1 है, और कहीं पे मान लीजिए 1s2 2s2 और या जो है पार्शियली फील्ड की बात करें। जनरली शील्डिंग इज मच मोर इफेक्टिव व्हेन ऑर्बिटल्स इन
इनर शेल आर पार्शियली फिल्ड। नहीं, ऐसा तो नहीं है, देखो फुल्ली फिल्ड होगा तब ज़्यादा लगेगा ना। और इनर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 3s1 है, अगर ये अंदर वाला पार्शियली फिल्ड होता तो इस पर अच्छे से शील्ड कर पाता क्या? नहीं कर पाता। ये जान लीजिए जैसे मान लीजिए 2s2 है, तो इसके अंदर वाला अगर पार्शियली फिल्ड हो तो इसको अच्छे से शील्ड कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। तो जनरली शील्डिंग इज मच मोर इफेक्टिव व्हेन ऑर्बिटल्स इन इनर शेल आर पार्शियली फिल्ड। ये भी क्या हो गया? मेरे हिसाब से गलत हो गया। तो पहला भी क्या है? गलत है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन डिपेंड करता है। ये 2 और 3 ये सही है, तो हम कह सकते हैं बी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कहता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरॉन इज स्लाइटली लेस देन बेरिलियम बिकॉज। देखिए बेरिलियम के बाद कौन आता है? बोरॉन आता है। फुल फिल एंड हाफ फिल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज ओवरकम, नेक्स्ट नेबरिंग एटम नॉट नेक्स्ट टू नेक्स्ट। यानी कि बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से ज़्यादा होगी, ये बात तो सच है। अब कहता है पहला बी हैज़ लेस जेड इफेक्टिव दैन बेरिलियम। तो देख लेते हैं 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 जेड इफेक्टिव हमें तो निकालना आता है। अब जरा देखिए इसका जेड इफेक्टिव जो भी होगा इसका उससे प्लस 0.65 ज़्यादा होगा। पीछे मैंने सिखा रखा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर 0.65 से बढ़ती है। तो क्या कहता है? बोरॉन हैज़ लेस जेड इफेक्टिव देन बेरिलियम। ये तो गलत हो गया, बोरॉन का मोर है जेड इफेक्टिव की वैल्यू इससे 0.65 ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया? गलत हो गया। बोरॉन हैज़ मोर साइज देन दैट ऑफ बेरिलियम। बोरॉन की साइज बेरिलियम से क्या है? ज़्यादा है। ये भी बात गलत हो गया, बोरॉन राइट में है, बेरिलियम से छोटा होगा। आगे कहता है 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डेड फ्रॉम द न्यूक्लियस बाय इनर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन द 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। अच्छा ये तो गलत बात है। शील्ड देखो यहाँ पर जब आप क्या निकालेंगे? सिग्मा की वैल्यू यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ। देखो सिग्मा, इसके लिए निकालोगे टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सेम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 हैं, तो 2 × 0.35 बचे 2, तो 2 × 0.85 हो जाएगा। यहाँ पे जरा देखो, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को टेस्ट इलेक्ट्रॉन मान लें तो उसी में बचा 1 × 0.35 और ये क्या हो गया? 2 × 0.85। तो दोनों में कौन सी वैल्यू ज़्यादा है? ये वाली वैल्यू ज़्यादा है ना। तो क्या कहता है कि 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इज मोर शील्डेड। स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है बोरॉन के लिए, तो 2p इलेक्ट्रॉन इज मोर शील्डेड। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसके लिए सिग्मा की वैल्यू क्या आ रही है? ज़्यादा, रिलेटिव टू 2s इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम। हाँ बिल्कुल सही बात है, इस पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। जरा देखो इसके इलेक्ट्रॉनों पर शील्डिंग यानी इनर सेल के इलेक्ट्रॉनों का रिपल्शन क्या है? ज़्यादा, इसलिए न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो गया? कम। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया, इसलिए बड़ी साइज होने के बावजूद भी बड़ी साइज किसकी है? बेरिलियम की, फिर भी इसकी इससे ज़्यादा है, तो इस पर रिपल्शन क्या लग रहा है? ज़्यादा। तो रिपल्शन अगर ज़्यादा लगा तो हम कह सकते हैं छोटी साइज होने के बावजूद भी, बोरॉन की साइज छोटी है उसके बावजूद भी न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो गया? कमजोर, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो गई? कम। चौथा ऑप्शन देखिए, बेरिलियम हैज़ मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देन बोरॉन सो इट हैज़ मोर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हम यहाँ से देखेंगे क्या कहता है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? मोर स्टेबल। अच्छा ये रीज़न थोड़ी है, जरा गौरपूर्वक देखो, वो तो हम आपको मंत्र बना के बता देते हैं, बट जरा देखो तीसरे ऑप्शन को बहुत बारीकी से देखो। कहता है 2p इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन, जो बोरॉन का 2p इलेक्ट्रॉन है उस पर देखो कितने इलेक्ट्रॉनों का शील्डिंग लग रहा है? 4। उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2 × 0.35 और 2 × 0.85। यहाँ जरा देखो बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन पे 1 × 0.35 2 × 0.85, यानी ये जो सिग्मा की वैल्यू है इससे ज़्यादा है, यानी बोरॉन का सिग्मा बेरिलियम से ज़्यादा है। स्लेटर कांस्टेंट यानी कि जो जेड निकालते हैं तो जेड स्टार तो जेड माइनस सिग्मा करते हैं ना, और सिग्मा किस पे डिपेंड करता है? शील्डिंग इफेक्ट पे। यानी कि जो हमारा बोरॉन का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उस पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है, इसलिए छोटी साइज होने के बावजूद भी उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बच्चों? कम है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। डी को मत बोलना, वो नहीं तो काम खराब हो जाएगा। वो मंत्र बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ, बट ये क्वेश्चन बहुत डेप्थ वाला है,
और उसमें आपको साफ साफ मैंने प्रूफ करके दिखा दिया ये बात कि हाँ, बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो सिग्मा की वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसलिए न्यूक्लियर अट्रैक्शन मिनिमाइज हो जाता है और इसलिए उसकी आयनाइजेशन थैलेपी जो है छोटी साइज होने के बावजूद भी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। कहता है द आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज लेस, पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। रीजन, ऑक्सीजन का नाइट्रोजन से क्या होता है, कम। तो देखो क्या कहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका कोई रीजन नहीं। इट इज इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द fourth 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन ड्यू टू इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। जेड इफेक्टिव ऑफ नाइट्रोजन इज मोर, नहीं, जो पहले आता है उसकी जेड इफेक्टिव कम होती है। ऑक्सीजन हैज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये भी गलत हो गया। तो सेम वही क्वेश्चन है और सेकंड आंसर हो जाएगा, करके दिखा देता हूँ। ये है नाइट्रोजन, ये है ऑक्सीजन, 1s2 2s2 2p3 हो गया, 1s2 2s2 2p4 हो गया। इसके लिए जरा सिग्मा निकालो, एक इलेक्ट्रॉन को टेस्ट मान लो। तो सेम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इसमें 2 इसमें, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों तो 3 इसमें 2 इसमें, यानी 5 × 0.35 और बाकी अंदर 2 × 0.85 हो गया, इतना आ गया। इसका सिग्मा निकालोगे तो एक टेस्ट मानोगे तो 4 × 0.35 और प्लस 2 × 0.85। तो सीधी बात है कि यहाँ पर जो सिग्मा की वैल्यू है वो ज़्यादा है। सिग्मा की वैल्यू अगर ज़्यादा आएगी, देखो ध्यानपूर्वक, तो क्या कहता है, इट इज ईजियर टू रिमूव द 4th 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, यानी 2p के 4th इलेक्ट्रॉन को, 4 है ना, तो चौथे को निकालने के लिए ड्यू टू इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। बिल्कुल सही बात है। जब सिग्मा की वैल्यू 4th इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा आ गया तो यहाँ पर जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वो है क्या है, कम। किसकी तुलना में, नाइट्रोजन के 3rd इलेक्ट्रॉन की तुलना में। जब रिपल्शन ज़्यादा है तो छोटी साइज होने के बावजूद भी इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। यानी कि उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया होगा। थोड़ा ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल है। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं कुछ सिखा पाया हूँगा। आज हमने लगभग 31 क्वेश्चन लिया और आपको मैंने उसको समझाने की कोशिश भी की। बट प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, ये आपको तभी समझ में आएगा जब थियरी वाला पार्ट आपको बहुत प्रॉपर वे में क्लियर है। और मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप पूरा पीरियोडिक टेबल तैयार करिए। हम लोग कोशिश करेंगे किसी एक यूनिट से कम 16 नंबर का 16 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग अप्रोच कर सकें, क्योंकि जब मैं पीरियोडिक टेबल आपको सिखाऊंगा पूरा, तो पूरे पीरियोडिक टेबल को बहुत यूनिक तरीके से सिखा दूंगा। ये आपको थोड़ा एहसास भी हो गया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर और आयनाइजेशन थैलेपी का लेक्चर अगर आपने प्रॉपर वे में देखा होगा तो। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।